अच्छा पहली बार हुई क्या? अच्छा पहली बार हुई, फिर तो पहली बार हुई फिर। अच्छा ऑनलाइन में आए थे। चलिए पहले ये बताइए हालचाल कैसे है आप सभी के? बढ़िया है। और जो छोटी मोटी कमियां रह रही होगी उनको अभी दूर करवा देता हूं। अभी करवाऊं या नहीं करवाऊं भाई? अभी करवा देते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस क्लास में। और क्लास के साथ में एक बात और बताइएगा, सिलेबस मालूम है या नहीं है? अरे 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 ये क्या करोगे? ये स्टाइल है ना यार मेरी लिखने की। बात ठीक है, गलत बात है भाई? हर आदमी की अपनी स्टाइल होनी चाहिए। और आराम से बिल्कुल मस्त होकर बिना किसी टेंशन के, क्योंकि टेंशन और पढ़ाई के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। बिल्कुल कोई तनाव मोल नहीं लेना है। फ्री के मार्क्स से जो पढ़ा रहा हूं, ये फ्री के मतलब समझते हो ना आप लोग? कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्लास में आराम से बैठकर समझना। क्लास में सोना मत बिल्कुल भी। नहीं, नींद आती है कई बार क्लास में, तो क्लास में सोना मत बिल्कुल भी। और किसी को वैसे भी नींद आ जाए तो आपको घबराना नहीं किसी को भी, क्योंकि नींद उसी को आती है जो स्वस्थ होता है ना। बाकी आपको पता है ना, बीमार आदमी जो गोलियां खाते हैं फिर भी उनको नींद नहीं आती है उनको। तो आराम से सुनना। पहले सिलेबस बता रहा हूं, याद है आपको, बहुत अच्छी बात है। याद नहीं है उससे भी अच्छी बात है, लेकिन आज के बाद में याद नहीं रखोगे ये गलत बात है। तो आपने कहा सर बताइए क्या क्या रहेगा। सबसे पहले जो नाम लिखा है आपके यहां पर सिलेबस में, वो केवल लिखा है शिक्षण विधियां, जिनको आप कहते हो टीचिंग मेथड आपने कहा है। जब आपने शिक्षण विधि का नाम देखा है, उसके जस्ट बाद में लिखा है आपके शिक्षण के उपागम। अभी जो शिक्षण के उपागम है, इसमें क्या पढ़ेंगे बताऊंगा सभी को। पहले नाम देख लो एक बार सिलेबस का। इसके बाद में जो अगला नाम रहेगा वो रहेगा आपका चुनौतियां कह दीजिएगा, चाहे आप समस्याएं कह दीजिएगा, चाहे आप जटिलताएं कह दीजिएगा, और चाहे आप कह दीजिएगा बाधाएं कह दीजिएगा। ये आपका सिलेबस का एक टॉपिक है। इसके बाद जब अगले टॉपिक की बात करोगे, वहां लिखा है आपका सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स कहा है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है आपके, वो लिखा है मूल्यांकन। जरूरी नहीं है कि मूल्यांकन के बाद में कुछ कहा जाए, क्योंकि मूल्यांकन में अपने आप काफी सारी बातें आ जाती है। इसमें 3 मेजर बातें आपको पढ़नी है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में, जिसको अवधारणा आप कहते हो, अवधारणा पढ़ने के बाद में इसमें पढ़नी है आपको विधियां पढ़नी है कि भाई हम मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार की या कौन कौन सी विधियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। और विधियों के बाद में आपको पढ़ना है 2 नाम, और जो 2 नाम है वो आपके कौन से हैं? निदान एवं उपचार। तो भाई देखो, ये तो आपका सिलेबस है। आप आराम से आपकी कॉपी में या जहां पर भी लिखा है वहां पर आप चेक कर सकते हो कि टॉपिक ये है या नहीं है। पहला है शिक्षण विधियां, फिर है आपके उपागम, फिर है आपकी चुनौतियां, फिर है आपकी सहायक सामग्री, और अगला नाम है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन में मैंने निदान और उपचार को एक साथ कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये मूल्यांकन का ही एक भाग है। अब यहां पर हर टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरी कुछ आप कहिएगा स्टाइल है पढ़ाने का। मैं हर टॉपिक के साथ में आपको बताऊंगा, जो भी टॉपिक स्टार्ट करूंगा सबसे पहले बताऊंगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है भी या नहीं भी है, प्रश्न आते हैं तो कहां से पूछे जाते हैं, प्रश्नों की लैंग्वेज क्या रहती है, क्या कोई प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। ये तमाम बातें मैं आपको क्लास में बताऊंगा। बस मजबूरी ये है कि मैं उनको लिखवाऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि यदि मैं एक एक चीज को लिखवाने बैठूंगा तो आप भी समझते हो समय बहुत जाएगा। पढ़ाते समय सारी बातें लिखवाऊंगा, लेकिन प्रश्न में क्लास में नहीं लिखवाऊंगा। मैं प्रश्नों को आपको बोलूंगा, ये प्रश्न आता है, ये जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस आपको आपकी स्मार्टनेस वहां पर दिखानी है
और स्मार्टनेस क्या है, आपको तुरंत आपकी कॉपी में इंपोर्टेंट करके लिख देना है कि ये जगह इंपोर्टेंट है, यहां से ये प्रश्न आता है, फिर आपको पढ़ने में मजा आएगा। यदि क्लास को स्टार्ट करें तो केवल पहला नाम बनता है आपका गणित और शिक्षण। अब यहां पर दो नाम है आपके, एक नाम है आपका गणित और दूसरा नाम है आपका शिक्षण। मजे की बात यह है, पहले जो एग्जाम हुई है हमारी आज तक, उनको लिया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, और अब जो आपका पेपर बनाएगा वो बनाने का काम रहेगा आपका अधीनस्थ बोर्ड का रहेगा। और अधीनस्थ बोर्ड के बारे में केवल इतना ही कहूंगा मैं आपसे, ये आपकी समझ को चेक करेगा, ये केवल नॉलेज को चेक नहीं करेगा, ये आपकी समझ को चेक करेगा। चाहे अभी हाल ही में वीडियो का पेपर हुआ है, चाहे पटवार का पेपर हुआ है, चाहे वो कंप्यूटर वाले जो गुरुजी हुए हैं हमारे उनका पेपर देखा होगा, और उससे भी बढ़कर अभी लाइब्रेरी वालों का पेपर हुआ है। इन सब पेपरों में एक कॉमन बात नजर आई कि इन्होंने टॉपिक से टू द पॉइंट प्रश्न नहीं पूछे, बल्कि टॉपिक से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको ज्यादा पूछा है। तो मैं मेरे सब्जेक्ट में आपको टॉपिक से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा, उस टॉपिक से जुड़ी हुई जो जो प्रश्न बनते हैं मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। दो नाम मैंने लिखे, पहला गणित और दूसरा शिक्षण। यदि एग्जाम की लिहाज से बात करें तो ये जो दोनों नाम हमने देखे हैं, ये नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गणित के बारे में अब तक सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे हैं आपसे, वो पूछी है गणित की परिभाषाओं के बारे में। मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पूछी जाती है। तो हम इसके जो परिभाषाएं हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे, और जब आप डेफिनेशन जान लोगे तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। और निष्कर्ष क्या कहता है कि आखिर भाई गणित होती कैसी विषय है, ये हम निष्कर्ष निकालेंगे इन परिभाषाओं के आधार पर। उसके बाद में हम चलेंगे शिक्षण की तरफ, और शिक्षण में भी आपको सबसे पहले यही जानना है कि भाई हम शिक्षण कहते किसे हैं, जिसमें आपने इसकी अवधारणा को पढ़ना है। जब हम अवधारणा पढ़ लेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, मैं समझता हूं कि एग्जाम बहुत रेयर होती है इसके बिना, वो रहता है आपके शिक्षण के प्रकार। और ये जो शिक्षण के प्रकार है, इसी में आपको एक बात और जाननी होती है, और वो बात बन जाती है आपके शिक्षण के उपागम। तो आपने कहा सर ये जो प्रकार वाली जो बात बताई आपने, ये कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी को मालूम है कि हम उद्देश्य के आधार से प्रारंभ करेंगे, उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार। उसके बाद में हम बात करेंगे लेवल यानी कि स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार। फिर हम बात करेंगे शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार, और उसके बाद में हम बात करेंगे व्यवस्था एवं संगठन के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो ये सारी बातें मैं बताऊंगा शिक्षण के प्रकार के अंतर्गत। और मान के चलिएगा कि एक प्रश्न आपको यहां पर एग्जाम में मिलेगा। अब ये कहीं पर भी मिल सकता है आपको, साइंस वाले पार्ट में भी मिल सकता है आपको, मैथ वाले पार्ट में भी मिल सकता है, या बाकी जो और आपकी जो रीतियां बनती है चाहे वहां पर पूछा जाए, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा में आएगा जरूर। आपने कहा सर और बताइए और क्या रहेगा? यहीं पर हम बात करेंगे आपसे शिक्षण की चुनौतियों के बारे में। और ये जो शिक्षण की चुनौतियां हैं, ये आजकल थोड़ा सा ज्यादा एग्जाम में आ रहा है, और एग्जाम में क्यों और कैसे पूछा जा रहा है वो प्रश्न भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। केवल दो ही तरह के प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी, मेरी भाषा समझ में आ रही है ना? अब बता दिया करें आप लोग, मैं थोड़ा गंभीर रहकर पढ़ाता हूं, है ना, थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी दूर से आया हूं, आप भी बड़ी उम्मीद से आए हो, तो मैं आपको निराशा करूं ये ठीक नहीं है, ये हंसी मजाक करूं ये ठीक नहीं है, क्योंकि पढ़ाई और हंसी मजाक का ज्यादा कोई मैच होता नहीं है। बस गंभीर, हाँ कभी 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 है ना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा मुझे बता देना कि 1 घंटे के बाद में, 1.5 घंटे के बाद में, फिर मैं उसी हिसाब से क्या करूंगा, अलार्म लगा लूंगा मैं, तो मुझे भी ध्यान रहेगा कि भाई अब समय आ गया, इट्स टाइम फॉर मजाक, है ना। चलिए, हाँ, तो शिक्षण की चुनौतियों के बारे में केवल 2 ही प्रश्न बनते हैं। पहला, निम्न में से कौन सी।
शिक्षण की सबसे प्रमुख समस्या है। समस्या तो चारों होगी वहां पर, और चारों सही होगी, लेकिन 3 ऐसी होगी जो कम महत्व वाली होगी और एक होगी सबसे ज्यादा महत्व वाली। अगला जो प्रश्न आता है यहां से वो बड़ा मजेदार है, और वो रहता है कि निम्न में से कौन सी समस्या के लिए शिक्षक उत्तरदायी नहीं है। ये 2 प्रश्न यहां से बनते हैं, और दोनों ही प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। जब आप ये भी पढ़ लोगे, उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, और उसको हम नाम देंगे शिक्षण के उपागम। कुछ उपागम यहां पर पढ़ेंगे इसके साथ में, और जो बाकी के उपागम हैं उनको पढ़ेंगे हम अलग तरीके से। तो अब की जो क्लास का फॉर्मेट है वो आपके सामने है। पहले परिभाषा, दूसरे बाद में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा जूम भी कर देना एक बार, दिखता नहीं है साहब। हाँ, क्लास वगैरह नहीं चल रही, इसका तो देखना पड़ेगा, और क्लास शुरू नहीं हुई है, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है भाई। क्लास वगैरह सुचारू रूप से चालू है ही आप लोगों की, है या नहीं है? अच्छा है क्या? बाकी सब हमारे ऑनलाइन वाले जो बंधु हैं उनको भी मालूम है क्लास स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, कई बार नेटवर्क का इश्यू आ जाता है, उसकी वजह से कुछ क्लास धीमी हो सकती है। तो ये रहा साहब आपका अभी का पढ़ने का तरीका। और अभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा कहां से, तो जवाब रहेगा गणित के नाम से मैं स्टार्ट करूंगा। अब गणित के नाम के बारे में आपको क्या पढ़ना है, क्या जानना जरूरी है, तो कुछ बातें ऐसी है जिनको आपने रीड के समय बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कहते हैं कि साहब गणित को अंग्रेजी में हमने मैथ कहा है, ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है। और ये जो मैथ जो शब्द है आपका, कहते हैं यूनानी जो भाषा है आपकी, जिसको आपने ग्रीक भाषा भी कहा है, इस ग्रीक भाषा का कोई शब्द होता है जिसको आपने कहा है मैथमेटा, आपने कहा। तो ये जो मैथमेटा शब्द है आपका, इसी मैथमेटा शब्द से या इसी मैथमेटा शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ रहता है गणना करना या गिनती करना। वे विषय जिनकी हम गणना करते हैं, वे विषय जिनकी हम गिनती करते हैं, या वे विषय जिनका हम अध्ययन करते हैं, वो ही कहलाती है आपकी गणित। दूसरा शब्द बनता है कि ये जो गणित शब्द है आपका, ये एक धातु से मिलकर बना, और जिसको आपने कहा गण धातु। और ये जो गण धातु है इसका भी मीनिंग रहता है आपका गिनती करना या फिर गणना करना। इस प्रकार यदि आप और हम चाहे तो एक बात बहुत आसान से कह सकते हैं, और वो बात यह है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें गणनाओं एवं गिनतियों पर बल दिया जाता है। यही कारण है कि अनेक बार कहा गया कि गणित का उद्भव गिनती से हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूं, कहते हैं कि गणित का उद्भव, गणित का जन्म गिनती से हुआ, और गणना करना इसका एक स्वभाव माना जाता है। यही कारण है कि गणित को कहा गया गणनाओं का विज्ञान और या गणनाओं का शास्त्र। हमने क्या याद किया यहां पर, हमें केवल ध्यान रखना है कि साहब गणित का जो मीनिंग रहेगा वो मीनिंग केवल एक ही है, या तो आप कहिएगा गणना करना और या कहिएगा गिनती करना। गणित का उद्भव कहां से हुआ, इसका जन्म कहां से हुआ, तो आपका जवाब रहेगा साहब इसका उद्भव होता है गिनती से, और गणना करना इसका एक विशेष गुण माना जाता है। अब इसी के बारे में अलग अलग विद्वान हमारे यहां हुए हैं, और जो अलग अलग विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने विचार दिए हैं गणित के बारे में। और जब हम कहें कि साहब कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने बहुत जोरदार तरीके से अपने विचारों को रखा, तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वो नाम रहेगा आपका रोजर बेकन का नाम। सबने सुना हुआ है, सबने जाना हुआ है। क्या कहा था भाई इन्होंने? ये कहते हैं कि गणित कोई ऐसा विषय है जिसको विज्ञानों का क्या कहा जाता है, सिंह द्वार एवं कुंजी कहा जाता है। कईयों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर सिंह द्वार किसे कहते हैं और कुंजी किसे कहते हैं?
सिंह द्वार का मतलब होता है एक ऐसा दरवाजा जहां से सभी का उद्भव होता है। इसका मतलब यह है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें से अधिकांश विषयों ने जन्म लिया, और कुंजी आज की तारीख में भी हमारे यहां इंग्लिश में बोलते की, क्या कहते हैं, की कहते हैं। और की या कुंजी को आज भी कई जगह पर गांव देहात में कूंची सुना होगा, आप लोगों ने कूंची सुना होगा। तो ये जो कूंची शब्द है ये चाबी है, और चाबी शब्द का यहां मीनिंग हुआ कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि ये आपको समझ में आ जाए तो आप सारे विषयों को आसानी से समझ सकते हो। किसी को भी डेफिनेशन रटनी नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। दो शब्द आपको यहां पर ध्यान रखने हैं कि साहब ये जो गणित है ये तो क्या है, सिंह द्वार है ये तो, और सिंह द्वार के अलावा आपने दूसरा नाम क्या दिया, कुंजी है ये तो। और किसके अनुसार, रोजर बेकन के अनुसार। अब आपने कहा सर दूसरी डेफिनेशन भी होनी चाहिए, तो इसी का जो भाई बंधु है जिसका नाम आपने कई बार सुना है, और वो नाम क्या रहेगा, होगवेन। आपने भी देखा होगा परीक्षाओं में दोनों के नाम ज्यादातर पूछे जाते हैं, कई बार ये पूछा जाता है, कई बार वो पूछा जाता है। अब क्या कहा होगवेन ने, इसने कहा कि ये जो गणित है ये तो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण माना जाता है। अब हमें केवल इतना सा याद रखना है कि साहब ये तो कहता है कि साहब ये तो सभ्यता और जो संस्कृति है हमारी, उस संस्कृति के लिए ये दर्पण माना जाता है या दर्पण मानी जाती है। अब आपने कहा सर इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब केवल यह है कि यदि आपको किसी भी राष्ट्र की सभ्यता को जानना है, संस्कृति को जानना है, तो आप गणित को समझ जाइएगा, आपको मालूम चल जाएगा। हिंदुस्तान में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने अतीत का ज्ञान नहीं है। आप गणित की संख्याओं को पढ़िए, आप गणित की प्रमेय को पढ़िए, आप जीरो को पढ़िए, आप अंक प्रणालियों को पढ़िए, आप गुणन को पढ़िए, आप दशमलव पद्धति को पढ़िए। साहब ये सारी की सारी वो परिकल्पनाएं हैं जिनका विकास हिंदुस्तान में हुआ। यही कारण है कि यदि आपने गणित को जान लिया, गणित को पढ़ लिया, गणित के उद्भव को जान लिया, तो स्वतः ही आप क्या जानोगे, सभ्यता एवं संस्कृति। यही कारण है होगवेन ने कहा गणित तो सभ्यता एवं संस्कृति के लिए दर्पण का काम करती है। यह कहा था होगवेन ने। यहां पर ऐसा ही एक और नाम आएगा, और आपने कहा सर कौन सा है, तो भाई ये जो नाम है आपका ये रहेगा बेंजामिन पियर्स का। तो आपने कहा सर ये बेंजामिन पियर्स ने क्या कहा, बहुत छोटी सी डेफिनेशन दी है इसने, और केवल ये कहा कि गणित तो एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। अब अपनी भाषा में याद रखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्टली कहिएगा गणित निष्कर्षों तक पहुंचने में मदद करती है। गणित एक ऐसा विषय है जो हमें यह सिखाता है कि हम निष्कर्ष कैसे निकालें या हम निष्कर्षों की प्राप्ति कैसे करें। आप बताइए, गणित में हमें प्रश्न दिए जाते हैं, गणित में हमें चुनौतियां दी जाती है, और हम क्या करते हैं, उन चुनौतियों का समाधान निकालते हैं। चाहे आप वर्क एंड डिस्टेंस की बात कर लीजिएगा, चाहे आप स्पीड की बात कर लीजिएगा, चाहे आप दर, किसी भी वस्तु की दर निकाल लीजिएगा, या इससे भी ज्यादा कोई काम कर सकते हो। गणित के माध्यम से हम हमेशा ही निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए मैंने भी केवल एक बात कही है कि साहब जो गणित है वो हमारी मदद करता है, और किस में मदद करेगा, तो जवाब है आपका निष्कर्ष निकालने में ये हमारी मदद करता है। और किसके अनुसार, तो जवाब है बेंजामिन पियर्स के अनुसार। आपने कहा सर और डेफिनेशन है क्या अभी, तो भाई है नाम अभी, और अगला जो नाम आएगा वो है आपका कांट। तो आपने कहा सर कांट ने क्या कहा, तो ये कहता है कि भाई ये जो विज्ञान होती है ये उसी सीमा तक सत्य है जहां तक इसमें गणित का प्रयोग हुआ है। मतलब विज्ञान भी सत्य कब मानी जाएगी,
जब उसमें क्या रहेगा, उसमें गणित का प्रयोग होगा। यदि विज्ञान बिना गणित के है तो वो हमारी कभी सत्य नहीं हो सकती। इसलिए आपने कहा कि गणित का जब नाम आएगा तो गणित बहुत ज्यादा जरूरी है विज्ञान के लिए, और यही कारण है कि सारा वैज्ञानिक ज्ञान असत्य होगा, अधूरा होगा, यदि उसमें क्या नहीं है, गणित नहीं है। तो आपने कहा कि साहब ये जो विज्ञान की जो सत्यता होती है, ये विज्ञान की सत्यता किस पर निर्भर करती है, तो आपने जवाब दिया साहब ये गणित पर निर्भर करती है, ये आपने कहा। अगली जो डेफिनेशन है उसमें आपने नाम दिया कि सब अगला जो नाम है वो क्या रहेगा, तो यहां नाम दिया आपने जॉन लॉक का नाम दिया। अब ये जॉन लॉक वही है जो मनोविज्ञान में भी हमारे यहां चलता है, फेबुला कार्पस, है ना। बच्चा जन्म के समय कैसा होता है, कोरे कागज, कोरे स्लेट के समान होता है। तो इसने भी ये कहा है कि गणित एक ऐसा विषय है जो हमारे मन या हमारे मस्तिष्क को, मैं रिपीट कर रहा हूं, गणित एक ऐसा विषय है जो हमारे मन या हमारे मस्तिष्क को तर्क करना सिखाता है। गणित एक ऐसा विषय है जो हमारे मन या मस्तिष्क को तर्क करने की आदत लगाता है। इसका मतलब है कि साहब ये किस पर बल देता है, ये तो ये तर्क पर बल देता है। ये किसने कहा, तो आपका जवाब है साहब ये जवाब दिया आपने जॉन लॉक के अनुसार। यहां एक नाम और है आपका, और उसमें आपने जो नाम दिया है वो नाम रहेगा आपका नेपोलियन का, और ये शायद अभी कोई एग्जाम हुई थी उसमें आया भी था। ये केवल छोटी सी बात कही है कि साहब जो गणित उन्नत अवस्था में यदि है तो आपका देश भी उन्नत अवस्था में रहेगा। यही कारण है कि गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता छिपी है। यदि गणित उन्नति करेगा तो आपका देश भी उन्नति करेगा। किसके अनुसार, तो आपने जवाब दिया नेपोलियन के अनुसार। तो इसने केवल यह कहा कि जो गणित है और गणित और राष्ट्र की जो उन्नति होती है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है कि साहब गणित यदि उन्नति करेगा तो राष्ट्र भी उन्नति करेगा, और यदि गणित उन्नत अवस्था में नहीं है तो फिर राष्ट्र भी उन्नत अवस्था में नहीं होगा। एक नाम और आता है यहां पर, और इसके बाद में मुझे लगता है कि समझ में नहीं आता कि फिर आगे क्या कहे। ये नाम है भाई गैलीलियो, और इसने कहा, तो सच बता रहा हूं मेरे पास शब्द खत्म हो गए कि अब क्या बोलूं इसके आगे। किसी ने पूछा होगा इससे कि गणित की भाषा कैसी होती है, पूछा होगा इससे, तो ये आदमी कह रहा है कि गणित की भाषा ऐसी है जैसे समस्त ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने उसमें कर दी हो। बात भी सही है भाई, कहीं स्क्वायर आ रहा है, कहीं पर रूट आ रहा है, कहीं पर सर्किल आ रहा है, तो कहीं पर पाई का मान आ रहा है, कहीं अंडर रूट आ रहा है। तो भैया ऐसा लगता है कुछ बचा ही नहीं है भाई। बेलनाकार आकृति, आयताकार आकृतियां सब तो आ गई है, त्रिभुजाकार आकृतियां आ गई है, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए कहा इसने कि गणित की भाषा ऐसी है, कैसी है, जैसे ईश्वर ने सारी जो दुनिया है, ब्रह्मांड है, कायनात है, उसकी रचना उसमें कर दी हो। एक बार लिख ले इन बातों को, क्या बात है। हेडिंग रहेगा आपका गणित शिक्षण, हेडिंग रहेगा आपका गणित शिक्षण। और गणित शिक्षण में पहले हेडिंग करके लिखिएगा, आपका जो हेडिंग था वो था गणित शिक्षण, और गणित शिक्षण हेडिंग करने के बाद में आपको सबसे पहले लिखना है गणित की अवधारणा। गणित की अवधारणा, और गणित की अवधारणा में आप लिखिएगा गणित शब्द की उत्पत्ति
गणित शब्द की उत्पत्ति गण धातु से हुई। गणित शब्द की उत्पत्ति गण धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है गणना करना या गिनती करना। गणना करना या गिनती करना। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मैथ शब्द यूनानी भाषा के मैथमेटा शब्द से बना है। मैथमेटा शब्द से बना है, जिसका अर्थ भी होता है गणना या गिनती करना। गणना या गिनती करना। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, अगली लाइन में लिखिए। भाई स्पीड तो फास्ट नहीं है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इस प्रकार हे देवियों और हे देवताओं, मैं आपको कभी देवी बोलूंगा, कभी देवता बोलूंगा, नाराज मत होना। कभी मैं मारसा बोलूंगा, कभी मैडम बोलूंगा, और कभी मैं महाराणा प्रताप और लक्ष्मी बाईया बोलूंगा आप लोगों को। बाहुबली बोलूंगा, लेकिन देवसेना बोलूं ये कोई जरूरी नहीं है ना? वरना फिर आप पढ़ोगी थोड़ी, फिर आप तो खड़े हो जाओगे यहीं पर और फिर आप कहोगे मेरा बचन ही मेरा। तो भाई देवियों, मैं ये बोलूं ना बोलूं आप लोगों को, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, नाराज मत होना, क्योंकि ये मेरा सम्मान देने का एक तरीका है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इस प्रकार स्पष्ट है कि गणित का उद्भव गिनती से हुआ तथा गणना करना इसका विशिष्ट गुण है। गणना करना इसका विशिष्ट गुण है। इसलिए गणित को गणनाओं का शास्त्र या विज्ञान भी कहते हैं। गणनाओं का शास्त्र या गणनाओं का विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग करके लिखेंगे, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं बहुत सारी है, मैं केवल उनको लिखाऊंगा जो आपकी एग्जाम में आती है। टू द पॉइंट लिखेंगे। पहली जो परिभाषा है उसमें पहला जो नाम है वो लिख दीजिएगा, रोजर बेकन के अनुसार।
पहली डेफिनेशन है रोजर बेकन के अनुसार, रोजर बेकन के अनुसार, और इसमें लिखिएगा गणित विज्ञानों का, गणित विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, गणित विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। सेकंड जो डेफिनेशन है वो रहेगी आपकी हॉगवेन के अनुसार, हॉगवेन के अनुसार, और हॉगवेन के अनुसार में लिखिएगा गणित सभ्यता एवं संस्कृति, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। शायद लिखा होगा आप सभी ने, है ना। किसी ने क्या खूब कहा था कि जब किसी का साथ हो, नहीं भी हो तो चलेगा, कहते हैं कि जब किसी का साथ ना हो तो छोटा रास्ता भी लंबा नजर आता है, लेकिन जब पीछे कुत्ते पड़े हो तो छोटा रास्ता भी और छोटा नजर आता है। और ये मैंने क्यों कही, इसकी वजह बहुत छोटी सी वजह इसके पीछे, क्योंकि भले ही कहने में लगता हो कि फरवरी में एग्जाम हो रही होगी, और भले ही हम गिनतियां गिनते होंगे, बोला अभी तो अक्टूबर चल रहा है, आधे से ज्यादा बचा हुआ है, फिर नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, और फिर और फरवरी में भी 10, 11, 8 या 4, 5 जो भी है, ऐसे आप बोलोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई करने का इतना सॉलिड समय आपके पास में है कि यदि अब तक आपकी पढ़ाई थोड़ी बहुत कम भी होगी, नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, कम तैयारी हुई है, तो यदि जीरो से शुरुआत की जाए तब भी अभी इतना समय है कि हमारे पीछे जो बेरोजगारी का कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, वो कुत्ता हमें तेजी से हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इसलिए कितना पढ़ते हो ये मायने नहीं रखता, कितना पढ़ते हो कोई मायने नहीं रखता, बस मायने ये रखता है कि आप क्या पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो, क्या और बस। क्योंकि क्या में तो ये है कि अब आप कई तो ऐसे विद्वान होंगे आप में से, कई ऐसी विदुषियां बैठी होंगी आप में से जो अभी भी रीट वाले सिलेबस को हाथ में लेकर बैठे होंगे। उसको थोड़ा सा अपने से साइड कर दो अभी, क्योंकि वो जो रीट वाला सिलेबस है उसको काफी स्पेशलाइज करके अभी आपका 3rd ग्रेड का सिलेबस बनाया है। पढ़ना तो उसको भी है, लेकिन उसको कब पढ़ेंगे जब आपका जो नया सिलेबस है ये आपका लगेगा कि यार कंप्लीट हो गया अब तो बिल्कुल, अब कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मैक्सिमम 15-20 दिन, फिर एक बार आप सारा उसको पढ़िएगा, ताकि इस सिलेबस के अलावा भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। पहली प्राथमिकता, यहां जो सिलेबस लिखा है ये हमारा कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगी बेंजामिन पियर्स के अनुसार, बेंजामिन पियर्स के अनुसार, और इसमें लिखेंगे गणित एक ऐसा मार्ग है, गणित एक ऐसा मार्ग है जो निष्कर्ष तक पहुंचता है, जो निष्कर्ष तक पहुंचता है। सीधी सी बात है, गणित निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है। इसलिए आपने लिखा है कि गणित एक ऐसा मार्ग है जो निष्कर्ष तक पहुंचता है या निष्कर्ष निकालने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट लिखिएगा कांट के अनुसार, कांट के अनुसार, और इसमें लिखेंगे विज्ञान
विज्ञान उसी सीमा तक सत्य है जहां तक उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। विज्ञान उसी सीमा तक सत्य है जहां तक उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। लगता है शायद लिख लिया आपने ये, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिएगा, जॉन लॉक के अनुसार, और लिखिएगा गणित मन तथा मस्तिष्क को, या गणित मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित करता है। गणित मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित करता है। यह कहा था जॉन लॉक ने कहा। अगला नाम है नेपोलियन के अनुसार, और नेपोलियन के अनुसार में आप लिखेंगे गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति तथा संपन्नता है। गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति तथा संपन्नता है। गणित उन्नति करेगा तो निसंदेह जो कंट्री है आपका, ये कंट्री भी उन्नति करेगा। नेक्स्ट लिखेंगे गैलीलियो के अनुसार, और गैलीलियो के अनुसार में लिखेंगे गणित की भाषा ऐसी है जैसे ईश्वर ने समस्त ब्रह्मांड की रचना उसमें कर दी हो। गणित की भाषा ऐसी है जैसे ईश्वर ने समस्त ब्रह्मांड की रचना उसमें कर दी हो। हालचाल कैसे है आप सभी के? वेरी गुड। आगे अभी डेफिनेशन बाकी है, मैं याद करवा दूंगा क्लास में, चिंता मत करना सभी को। बस क्लास में याद कराने की गारंटी मेरी है और एग्जाम तक याद रखने की गारंटी आपकी। बात ठीक है ना भाई? सौदा बराबर का है ये तो। चलिए जी, एक नाम और आएगा अभी, और आपने कहा कि गुरुजी अब कौन सा नाम है, तो ये व्यक्ति का नाम है हब्स। अब क्या कहा है हब्स ने, इसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसा लगता है कि थोड़ी नाराजगी में लिखी थी इसने, थोड़ा दुखी होकर लिखा है इसने। ये कह रहा है कि गणित तो पत्थर के समान है। बोला गणित, और गणित का मतलब क्या? पत्थर। तो जब इससे पूछा कि भाई कैसे, तब इसने जवाब बड़ा अच्छा दिया। कहते कि जिस प्रकार से पत्थर औजारों को तेज करता है, ठीक वैसे ही गणित हमारे मस्तिष्क को भी तेज करती है। ये बात तो सही है। अब दीपावली आने वाली है, तलवारें निकलेगी घरों से, है ना, चाकू निकलेंगे घरों से, दरातियां निकलेगी घरों से,
तो जरूरी थोड़ी कि भाई बार बार हम लुहार वाले भाई के पास जाए। क्या होता है, घर पर भी हम पत्थर से रगड़ते हैं उसको, और थोड़ा पत्थर पे रगड़ा, थोड़ा पानी डाला और आ गई धार उसमें जोरदार वाली। ठीक वैसे ही गणित को या दिमाग को हम जितना गणित पर रगड़ेंगे हमारा दिमाग उतना ही तेज होगा। लेकिन देवी देवताओं, गणित की किताब से जाके मत रगड़ना कि गुरुजी ने बोल ही दिया है। अब तो सब घर वालों को कह दोगे कि भाई ले आओ सारी किताबें, और बस बारी बारी आपने लगा दिया, बोला तू इधर से पकड़, तू इधर से पकड़, और मैं सिर लगाकर बैठा हूं, बोला रगड़ते रहो। भाई दिमाग तेज होना हो, लेकिन दिमाग लाल जरूर हो जाएगा सुबह तक, तो ऐसा नहीं काम करना है। इसने केवल ये कहा कि जितना ज्यादा अभ्यास गणित में करोगे उतना ही दिमाग को ये तेज बनाता है। किसके अनुसार? हब्स के अनुसार। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिख दीजिएगा, हब्स के अनुसार। हब्स के अनुसार, और इसमें लिखेंगे गणित पत्थर के समान है। गणित पत्थर के समान है, जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, औजारों को तीव्र करता है, उसी प्रकार गणित मस्तिष्क को भी तीक्ष्ण बनाता है। भाई तीक्ष्ण बनाने का मतलब ही होता है तीव्र बनाता है। उसी प्रकार गणित मस्तिष्क को भी तीव्र बनाता है। शायद लिखा आप सभी ने। जानते हो तैयारी किसे कहते हैं, पढ़ाई किसे कहते हैं? आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है अभी? जैसे कल मैं पूछूं आपसे आपकी तैयारी कैसे चल रही है, तो आपको जवाब ये नहीं देना सर बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत जोरदार चल रही है, ये जवाब मत देना। इस जवाब को देने के लिए एक एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है। उस अभ्यास को करना, कोई भी पुराना पेपर जो हाथ में लग जाए, आपके जहां से हाथ में लग जाए, जरूरी नहीं कि हाथ में लगे, वो मोबाइल पर भी लग सकता है। अरे तो मोबाइल पे लगेगा, वो भी आपके हाथ ही लगेगा। किसी भी पुराने पेपर को सॉल्व करना, और सॉल्व करते समय यदि आपका पेन बार बार में नहीं उठा, बार बार में उठने का मतलब होता है कि पहले का जवाब तो आता है लेकिन दूसरे का जवाब नहीं आता। अब दूसरे का जवाब नहीं आएगा तो पेन उठाना पड़ेगा ना, फिर अपने को हाथ उठाना पड़ेगा, फिर तीसरे पर जाएंगे। यदि पेपर सॉल्व करते समय आपका हाथ बार बार में नहीं उठा, इसका मतलब तो आपकी तैयारी सॉलिड है। और यदि हमारा हाथ बार बार उठ रहा है, मतलब हमें प्रश्न कम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी तैयारी अभी अधूरी है। इसलिए तैयारी करते समय एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, उसको ध्यान से सुनना और उसको दिमाग से लगाना कि यार तैयारी में क्या होना जरूरी है। एक बार 3-4 दोस्त थे, आप लोगों के समान ही रहे होंगे, तो कहते कि वो रात को अपनी क्लास कंप्लीट करने के बाद में, यहां से उन्होंने अपनी क्लास खत्म की, क्लास खत्म करने के बाद में वो किसी एक के घर पर चले गए जो पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि आज खीर कहां बनेगी, आज चावल कहां बनेंगे, आज बाटियां कहां बनेगी, वो पहले से प्लान कर रखा था आपने। अब उसके बाद में घर जाते हो, घर जाने के बाद में छत पर चले गए डायरेक्टली, और छत पर जाने के बाद में वहां पर दावत स्टार्ट कर दी आपने। 8 बजे क्लास से छूटे थे, 8:30 पौने 9, तो घर पर पहुंचे थे, आधा पौन घंटा आपको तैयारियों में लग गया होगा। ओवरऑल देखा जाए तो 9:15 साढ़े 9 बजे आपकी दावत स्टार्ट हुई, और दावत स्टार्ट होते होते कब 11 बज गए मालूम ही नहीं चला। अब 11 जब बज गए मालूम नहीं चला, तो उस समय लगा कि यार चलो थोड़ा सा अब नाइट वॉक करके आते हैं, है ना। मॉर्निंग वॉक तो होती है, आज कौन सी वॉक करके आते हैं, नाइट वॉक करके आते हैं। अब नाइट वॉक पर निकल गए भाई। पता चला कहां जाए वॉकिंग करने के लिए, तो पता चला कि यार पास में ही बढ़िया वाला सरोवर है, बांध है ना। कौन सा है? अरे वाह। तो पहुंच गए सारे के सारे वहीं पर, ले देकर व्यवस्था कर ली कि यार यहां तो नौका भी है, तो क्यों नहीं नौका की सवारी कर ली जाए, पर आराम से फ्रेश होकर वापस आ जाएंगे, सुबह क्लास लेने चलेंगे।
वैसे भी क्लास तो हमारी 9 बजे लगेगी, 9:15 बजे लगेगी, टाइम है इतना। अब साहब आप क्या हुआ कि बैठ गए नौका में और करने लगे नौका की सवारी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी क्योंकि पानी का असर भी था और ऊपर का भी असर था। अब आप काफी देर तक नाव चलाते रहे, मस्त हो गए बिल्कुल दिमाग आपका। तो अब आपने कहा कि भाई अब वापस चलना चाहिए क्योंकि अभी क्लास भी चलना है, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे ताकि क्लास पर टाइम पर पहुंच जाए। अब मैडम और मास्टर साहब हुआ क्या कि जब काफी देर तक आपने नाव चलाई, काफी दूर तक आप नाव चले गए उसको लेकर, अब जब आपने वापस नाव घुमाई तो वो नाव पीछे घूमने का नाम नहीं ले रही थी। आप नाव को बैक करना चाहते थे और नाव थी अड़ गई कि मुझे वापस जाना ही नहीं है। अब साहब बड़ी दिक्कत आ गई है, आपने खूब ताकत लगाई लेकिन नाव थी कमबख्त वो पीछे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्यों भाई, क्या गलती हो गई थी ऐसे आपसे जो नाव पीछे आने का नाम ही नहीं ले रही थी? क्या कमी हो गई थी? मन और कर रहा था घूमने का, और मन कर रहा था घूमने का कि आधा घंटा और घूम लिया जाए। वो नाव ने घूमने से मना इसलिए कर दिया था क्योंकि नाव जिस जगह पर बंधी थी उसको वहीं बैठे बैठे आप चला रहे थे। आप उसको समझ गए भाई आप लोग? रात की दावत, 11 बजे तक की दावत, 8 बजे तक की दावत, 11 बजे घूमने जाओगे तो थोड़ी पता रहेगा कि नाव बंद रही है या खुल रही है। उसको बैठ के जाकर बैठे बैठे को चलाए जा रहे थे चप्पू को। बस ये यहां पर एक छोटा सा मैसेज देता है कि तैयारी करते समय हमारे दिमाग को, और दिमाग में हमारी इंद्रियां आती है और काम करने के लिए हमारी कर्मेंद्रियां भी आती है। तो तैयारी करते समय हमारी इंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों का खुला होना बहुत जरूरी है। यदि हमने खुले हुए मन के साथ पढ़ाई की तो कम समय में बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और यदि खुले मन के साथ पढ़ाई नहीं की तो कम समय छोड़ो ज्यादा समय में भी कम परिणाम नहीं मिलेंगे। यही कारण था क्लास में आते ही मैंने सबसे पहली फरमाइश आपके सामने यही रखी, पढ़ाई तो करनी है लेकिन पढ़ाई बिना तनाव वाली करनी है। कोई कुछ भी कहे कान के आसपास, कुछ भी कहे, आपको मुंह से जवाब देना ही नहीं है, बस मन में आवाज देनी है। बस मम्मी पापा के लिए बात नहीं बोलनी है। इसके अलावा कोई यार दोस्त कोई भी बोले, अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी बोले, कितना भी बुरा बोले, आपका केवल मन में से एक आवाज आनी चाहिए, पहाड़ में जा। क्या बोलोगे भाई? भाड़ में जा। बस ये बोलना है अपने को, भाड़ में जा। तेरे जैसे जब आपका मन करे कुछ बोलने के, नहीं अब तो मन ही नहीं मान रहा मेरा, कुछ ना कुछ बोल के रहूंगा, तो बस केवल इतना बोल देना, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, नहीं देखा होगा कोई मेरे जैसा। बस उसके बाद में उस बेटे को कोई बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बोलेगा तो आपका रिजल्ट, आपका कौन बोलेगा? रिजल्ट बोलेगा। और जिस दिन रिजल्ट बोलेगा उस दिन तो दीपावली उस दिन मनेगी सही वाली। तो बात सही गलत बात है भाई? अरे वाह, बहुत अच्छे हो आप लोग, तो तुरंत बातों को मान जाते हो। आगे देखते कि आगे जो नाम है वो नाम क्या रहेगा। क्या खूबसूरत व्यक्ति रहा होगा और क्या इसकी सोच रही होगी। जो ज्योमेट्री नहीं जानते हैं वो मेरे विद्यालय में आ ही नहीं सकते। क्या शानदार बात कही थी इसने कि जो ज्योमेट्री नहीं जानता, जो ज्योमेट्री नहीं जानता, वो मेरे विद्यालय के अंदर एंट्री कर ही नहीं सकता। तो इसने लिखा था कि जो ज्योमेट्री नहीं समझ सकते, जो ज्योमेट्री नहीं समझ सकते, वो मेरे विद्यालय में, वो मेरे विद्यालय में मैं प्रवेश नहीं कर सकते। क्या जोरदार व्यक्ति रहा होगा भाई ये। और गणित को कितने बढ़िया तरीके से इसने बताया। ज्योमेट्री नहीं जानते तो मेरे स्कूल में भी प्रवेश नहीं कर सकते। आपने कहा सर और क्या रहेगा, तो यहां एक नाम अभी और भी बचा है, और वो जो नाम है आपका, वो नाम दिया था आपने गॉस कहा था आपने।
अब ये कई जगह पर आपने गॉस भी देखा होगा, कुछ जगह पर इसको रॉस भी लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। कई जगह पर इसको लोगों ने रॉस लिख दिया है, लेकिन ये रॉस नहीं है, ये क्या है, गॉस है ये। और क्या कहा है गॉस ने, केवल कहा है कि जो गणित है वो तो विज्ञानों की रानी मानी जाती है। तो आपने लिखा है कि गणित विज्ञानों की, अरे वाह ना, कितने जोर से बोला ना, पूरी ताकत लगा दी, रानी है। हां मेरे राजा, रानी ही है, गणित विज्ञानों की रानी है। एक और भी सज्जन है जिसका नाम है बेल, और हां बेल के अनुसार, और कहा इसने कि साहब ये जो गणित है ये तो विज्ञानों की नौकर मानी जाती है। क्या कहा इसने, गणित विज्ञानों की नौकर है। और ये किसने कहा, बेल ने कहा। अब मेरे ख्याल से 6, 7, 8 डेफिनेशन होगी शायद, 10 हो गई है, 11 हो गई है, बहुत है अभी वेदांग ज्योतिष के अनुसार, जिसमें कहा है कि जिस तरह से सांप के सिर पर मणि होती है, मोर के सिर पर मुकुट होती है, वही स्थान विज्ञानों में गणित का होता है। ये किसने कहा, तो जवाब है वेदांग ज्योतिष ग्रंथ का नाम है, उसमें लिखा हुआ है। ऐसी ही एक डेफिनेशन और है जिसका नाम है डटन के अनुसार। क्या कहा है डटन ने, ये कहता है कि साहब गणित एक ऐसा विषय है जो यथार्थ कथन, तर्क सम्मत विचार एवं सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है। मतलब एक ऐसा विषय है जो हमें तर्कपूर्ण विचार प्रकट करने में मदद करता है, यथार्थ कथन, वास्तविक कथन प्रकट करने में मदद करता है, और हमें सत्य बोलना भी सिखाता है। किसके अनुसार, तो जवाब रहेगा आपका डटन के अनुसार। एक और नाम है जिसका नाम है गिब्सन, नाम है गिब्सन। और गिब्सन ने क्या कहा कि गणित तो अपने आप में एक भाषा होती है। रिपीट कर रहा हूं, गिब्सन कहता है कि गणित अपने आप में एक भाषा होती है। जब पूछेंगे हमसे वेदांग ज्योतिष में क्या कहा, तो क्लियर कहा कि भाई जिस तरह से सांप के सिर पर मणि होती है, कौमा करके कहा मोर के सिर पर मुकुट होता है, ठीक वही स्थान विज्ञानों में गणित का होता है। और डटन ने कहा कि गणित एक ऐसा विषय है जो तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन और सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा डटन की है, जो कई दफा एग्जाम में आ रखी है, और मैं भी आपको इसको लिखवाऊंगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा डटन के अनुसार, डटन के अनुसार। हां जी, डटन के अनुसार, हां कोई बात नहीं, डटन के अनुसार। और क्या कहा है डटन ने, तो इसमें लिखिएगा गणित ऐसा विषय है, गणित ऐसा विषय है जो तर्क सम्मत विचार, तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने, सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है। सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है। और किसने कहा ये, तो जवाब है आपका डटन के अनुसार। क्या लिखा आप सभी ने ये?
अब निष्कर्ष निकालने का समय है। सारी डेफिनेशंस के आधार पर तो आप केवल कॉपी में लिख दीजिएगा निष्कर्ष, और निष्कर्ष करके हमें एक एक करके पॉइंट लिखने हैं। यहां से प्रश्न कैसा बनेगा वो सुन लो पहले। या केवल एक ही प्रश्न बनेगा कि गणित विषय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यह प्रश्न बनेगा। यहां से मैं रिपीट कर रहा हूं कि गणित के बारे में प्रश्न बनेगा कि गणित के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। सत्य को हम जान लेंगे तो असत्य को जानना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखिएगा गणित, पहला है गणित एक तार्किक, गणित एक तार्किक, कॉमा करके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित विषय है, व्यवस्थित विषय है। सारे शब्द यूनिक है ये, तो प्लीज इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न हमें एग्जाम्स में मिलेंगे। दूसरा लिखिएगा गणित एक सार्वभौमिक विषय है, गणित एक सार्वभौमिक विषय है। अब क्या आपको मालूम है ये सार्वभौमिक का मतलब क्या है? यहां पर इंग्लिश में तो यूनिवर्सल कह दिया और हिंदी में आपने कहा सार्वभौमिक, लेकिन सर मीनिंग क्या रहेगा? कि गणित के नियमों का प्रयोग हम कहीं पर भी करें उससे एक समान निष्कर्ष प्राप्त होंगे। आप पाई के मान का प्रयोग कहीं पर भी करिएगा, आपको उसका जो रिजल्ट है वो एक जैसा ही निकलेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप कहीं पर भी ज्ञात करिए वो आपको एक ही मिलेगा। इसलिए आपने क्या कहा? गणित एक सार्वभौमिक विषय है। दूसरा लिखिएगा गणित में सत्यता होती है, इसलिए इसमें संदेह की संभावना नहीं होती है। संदेह की संभावना नहीं होती है। लिख लिया हो तो मुझे बताइए, आगे बात करें। वेरी गुड। अगला जो नाम है उसमें हम लिखेंगे गणित में अमूर्त प्रत्ययों की मूर्त रूप में व्याख्या होती है। इसका मतलब यह है कि गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अमूर्त होती है। उसका कारण है क्योंकि गणित में नियमों का प्रयोग करते हैं, सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, सूत्रों का प्रयोग करते हैं, और नियम सिद्धांत सूत्र हमेशा अमूर्त होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष कहलाते हैं आपके मूर्त। यही कारण है कि साहब ये अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या मूर्त रूप में करती है। अगला जवाब लिखिएगा गणित के अपने नियम, गणित के अपने नियम सिद्धांत सूत्र होते हैं। गणित के अपने नियम सिद्धांत सूत्र होते हैं। बात भी सही है, गणित के अपने नियम है, अपने सिद्धांत है, अपने सूत्र है जो खुद ने ही रचना की है, किसी से उधार में प्राप्त नहीं किए हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखेंगे गणित की अपनी भाषा
होती है, चाहो तो ब्रैकेट में यहां तो लिखेंगे भी हम लोग, और वो रहेगा गिब्सन के अनुसार। गणित की अपनी भाषा होती है गिब्सन के अनुसार। ये गिब्सन ने कहा है कि गणित की तो अपनी भाषा होती है, ये जवाब दिया है गिब्सन के अनुसार। अगला जवाब लिखेंगे और उसमें लिखेंगे गणित मानसिक क्षमताओं, गणित मानसिक क्षमताओं के विकास पर बल देती है। गणित मानसिक क्षमताओं के विकास पर बल देती है। इसका मतलब है कि गणित कौन सा काम मुख्यतः करती है, तो जवाब क्या रहेगा? मानसिक क्षमताओं का विकास करती है। नेक्स्ट लिखिएगा गणित एक व्यावहारिक, गणित एक व्यावहारिक, जीवन उपयोगी तथा सामुदायिक विषय है। गणित व्यावहारिक, जीवन उपयोगी तथा सामुदायिक विषय है। रीट की जब आपने तैयारी की होगी तो ये नाम जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने, सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित का मतलब होता है एक ऐसा विषय जिसका प्रयोग हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए किया जाता है, उसके लिए क्या नाम आता है? सामुदायिक। तो गणित कैसा विषय है? एक सामुदायिक विषय माना जाता है। एक लास्ट जो लाइन है आपकी, उसको नोट करके लिख दीजिएगा और वहां पर इंपोर्टेंट अलग से मेंशन कर देना, और उसमें लिखेंगे एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित बालकों के गणितीयकरण पर बल देती है। गणितीयकरण पर बल देती है। गणित बालकों के गणितीयकरण पर बल देती है। ये किसमें कहा? एनसीएफ 2005 में कहा है कि गणित बालकों के गणितीयकरण पर बल देती है। भाई गणितीयकरण का मतलब होता है कि बालक गणित में सोचे, गणित में अपने विचार प्रस्तुत करे और गणित में ही बालक निष्कर्ष निकाले। उसके लिए क्या शब्द आया है? गणितीयकरण। बच्चे में गणित में काम करने की क्षमताओं का विकास करना। अब जल्दी से बताइए हालचाल कैसे है आपके? अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति था जिसने कहा था कि भाई जो गणित है वो गणित तो बच्चों में तर्क की क्षमता विकसित करती है। किसके अनुसार? जॉन लॉक के अनुसार। किसके अनुसार? एक ने कहा था गणित ऐसा विषय है जो निष्कर्ष निकालने पर बल देता है। बेंजामिन पियर्स एक ऐसा विद्वान है जो कहता है कि गणित की उन्नति में ही राष्ट्र की उन्नति है। एक ऐसा विद्वान है जो कहता है कि गणित तर्क सम्मत विचार, यथार्थ कथन, सत्य बोलने का सामर्थ्य प्रदान करता है। एक ऐसा विद्वान है जिसने कहा है कि साहब जो गणित है वो तो विज्ञानों की रानी है। एक ऐसा विद्वान था जिसने कहा कि गणित तो सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। एक ऐसा विद्वान है जिसने कहा कि गणित तो नौकर है। एक ऐसा विद्वान है जिसने कहा है कि साहब मनोविज्ञान में गणित का प्रयोग संभव ही नहीं बल्कि आवश्यक है। बोलो ये तो बताया ही नहीं आपने, ये तो आपने बताया ही नहीं। बस जिसने कांट जवाब दिया वो फंस गया बेचारा, है ना। कांट का नाम तो लिया ही नहीं, अब नाम आ गया उसका।
वो नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। मतलब मनोविज्ञान में भी किसका प्रयोग होता है? गणित का प्रयोग होता है। अब आपने कहा सर वो कैसे? आप बताइए कि साहब चाहे इंटेलिजेंस के टेस्ट के लिए बात कर लीजिए, चाहे पर्सनैलिटी के टेस्टों की बात कर लीजिए, चाहे डेवलपमेंट की बात कर लीजिएगा, चाहे अधिगम के आकलन की बात कर लीजिएगा, वहां सब जगह पर किसका प्रयोग होता है? गणित का प्रयोग होता है। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि साहब मनोविज्ञान में गणित का प्रयोग संभव ही नहीं बल्कि आवश्यक भी माना जाता है। एक ऐसा विद्वान है जिसने कहा कि गणित तो, या एक विद्वान है जिसने कहा कि विज्ञान उसी सीमा तक सत्य है जहां तक उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। किसने कहा? कांट ने कहा था। किसने कहा? कांट ने कहा। तो ये याद रहेगी या नहीं रहेगी डेफिनेशंस? अरे वाह, मुझे पता है याद क्यों नहीं रहेगी भाई। सूरवीरों की धरती के निवासी हो आप लोग, है ना, जहां सूरवीर पाए गए हैं, जहां सूरवीरों ने जन्म लिया है, जहां ने देश और देश काल को प्रभावित किया है। ये गणित और शिक्षण विधियां भला आपके लिए, अरे वाह क्या चीज है, वाह मजा आ गया। चलिए चलिए, एक मूवी आई थी काफी टाइम पहले, वो लड़कों ने भी खूब देखी और लड़कियों ने बहुत ज्यादा देखी थी। उस मूवी का नाम था विवाह नामक मूवी थी। कौन सी मूवी थी? विवाह। लड़कियों ने जितना देखा उससे जस्ट डबल लड़कों ने देखा उसको, क्योंकि एक एक लड़का ना जाने कितनी कितनी लड़कियों के साथ गया था मूवी को देखने के लिए। तो उस मूवी में एक सीन था, एक मैडमों को हंसी आई है ना, हमारे मार्साबों की भी हंसी आई। उस मूवी में एक डायलॉग था जो हमारी पढ़ाई पर बिल्कुल फिट बैठता है। कहते हैं कि जब लड़के लड़की की एंगेजमेंट होती है तो पता है वो लड़का या लड़की दोनों को बोलती है कि ये जो एंगेजमेंट और शादी के बीच का समय होता है ये समय बेहद खास होता है ना, इसमें एक बहुत सुखद मेमोरी हमारी रहती है। ठीक वैसे ही आपकी सफलता और आपकी तैयारी के बीच का समय, ये समय बड़ा खास है। ये मेरा केवल इतना सा कहना है आपको कि हर एक सेकंड जब आपको लगे परेशान होने लगे हो आप, जब आपको लगे थकान होने लगे दिमाग को, जब आपको लगे कि यार आज नीरसता हो रही है पढ़ाई में, बस कुछ देर के लिए आराम से शांत बैठना और उस तारीख को याद करना। तारीख 1 तारीख से लेकर मैक्सिमम 12 तारीख, 1 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में घटने वाली घटनाओं को याद करना और याद करना कि इस बीच में सरकार के द्वारा कौन कौन से मैसेज आपके फोन में आएंगे। टेक्स्ट मैसेज के रूप में एक मैसेज आएगा, है ना, कौन सा? आपके खाते में सफलतापूर्वक 23,000 ज्यादा है, 23,000, ओहो 23,700 सफलतापूर्वक। बस वो तारीख अभी तक हम भूले ही थे, उससे पहले फिर अगले महीने का मैसेज भी आ गया, मुबारक हो आपके खाते में 23,000 इतने जमा हो चुके हैं और अब आपके अकाउंट का बैलेंस यहां से उठकर यहां तक पहुंच गया है। देखो ये छोटी छोटी जो बातें होती है, क्योंकि हम लोग क्या है, मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, और मिडिल क्लास लोगों के जीवन में ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये बहुत मायने रखती है। इसलिए खुशियां कहीं से भी मिले उनको दोनों हाथों से बटोरना चाहिए। अब आपने कहा ठीक है गुरुजी, वो बात तो क्लियर हो गई, गणित की परिभाषाओं वाली बात। अब दूसरा शब्द बाकी था गणित शिक्षण। तो ये जो शिक्षण नामक जो शब्द है इसके बारे में क्या ख्याल है, तो मैंने बता चुका था इसके बारे में। डेफिनेटली आप जहां मर्जी आए वहां लिख के डाल देना, मिनिमम एक प्रश्न यहां से आएगा और एक से ज्यादा भी आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो आपने कहा सर इसके बारे में क्या पूछा जाता है? सबसे पहले इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि हम शिक्षण कहते किसे हैं। तो देखिए साहब, जब शिक्षण की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली बात करें, संकुचित रूप में यदि बात करें तो शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना। शिक्षण का मतलब होता है ज्ञान प्रदान करना। इसका मतलब कि शिक्षक एक निश्चित अवधि में बालकों को जो भी प्रदान करता है
बालकों को जो भी सिखाता है वही शिक्षण कहलाता है। लेकिन जब हम व्यापक रूप में देखें तो कहते हैं कि साहब एक बालक अपने जीवन पर्यंत विभिन्न माध्यमों से जो भी सीखता है वही सीखना कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। तो यदि संकुचित रूप में बात करोगे तो शिक्षण का संबंध केवल टीचर और विद्यालय तक होता है, लेकिन व्यापक रूप में यदि देखोगे तो इसका संबंध केवल विद्यालय तक नहीं होता, बल्कि इसमें औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों प्रकार के साधनों से जो भी हम सीखते हैं वो इसी के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि सबसे पहले शिक्षण कराने के लिए दो लोगों का होना जरूरी था, एक था टीचर और एक था स्टूडेंट। रिपीट कर रहा हूं, पहले टीचर और स्टूडेंट। यही कारण था कि एडम्स जैसे विद्वानों ने कहा कि शिक्षण तो एक द्विमुखी प्रक्रिया मानी जाती है। क्यों कहा द्विमुखी प्रक्रिया? क्योंकि शिक्षण कराने के लिए दो ही तत्व माने गए, दो तत्व में टीचर और स्टूडेंट। अब आपने कहा सर तीसरा क्यों नहीं था? क्योंकि आप सभी को मालूम है हमारे यहां पर लेखन सामग्रियों का विकास बहुत लेट हुआ था। लिखित जो सामग्रियां हैं इनका विकास बहुत लेट हुआ है, इसीलिए प्रारंभ में शिक्षण कराने के लिए दो ही तत्व माने जाते थे। लेकिन आगे चलकर B.S. ब्लूम, जॉन डीवी और रायवर्न, दोबारा बोल रहा हूं, जॉन डीवी, B.S. ब्लूम और रायवर्न जैसे विद्वानों ने इसमें तीसरा तत्व भी जोड़ा, और जिसके कारण शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया से हटकर कैसी प्रक्रिया बन गई? त्रिमुखी प्रक्रिया बन गई। बस इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत यह है कि तीसरे तत्व के रूप में जॉन डीवी ने, और जॉन डीवी ने तो जोड़ा तीसरा तत्व जिसका नाम था समाज। और जब हम बात करेंगे B.S. ब्लूम की और रायवर्न की, तो उन्होंने तीसरा तत्व पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को जोड़ा। तो यहां पर यदि पूछा जाएगा कि साहब शिक्षण के बारे में जो एडम्स है वो क्या कहता है, तो द्विमुखी प्रक्रिया। और यदि पूछा जाएगा कि जॉन डीवी ने क्या कहा, त्रिमुखी प्रक्रिया और तीसरा तत्व जोड़ा समाज। यदि B.S. ब्लूम का पूछोगे तो भी आपका त्रिमुखी प्रक्रिया, और त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन सा, तो जवाब है पाठ्यक्रम। रायवर्न ने भी कहा कि साहब त्रिमुखी प्रक्रिया और इसमें तीसरा तत्व जो रहेगा वो रहेगा आपका पाठ्यक्रम या विषय वस्तु। अब कोई वन लाइन में आपसे जवाब पूछे कि साहब शिक्षण कहते किसे हैं, तो बस केवल पहले अपने आप को जवाब देना कि शिक्षण एक कार्य का नाम है। शिक्षण एक कार्य का नाम है, और एक ऐसा कार्य जो कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो व्यक्तियों के बीच में होता है। और आप सभी को मालूम है कि वह कार्य जो दो व्यक्तियों के बीच में होता है उसको कहा जाता है अंतःक्रिया। क्या कहोगे? अंतःक्रिया। इसलिए वन लाइनर जवाब दे देना कि शिक्षण एक अंतःक्रिया है जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में होती है। लेकिन आप सभी को मालूम है आज की तारीख में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो दो व्यक्तियों के बीच में होता हो और उसके पीछे कोई वजह नहीं हो। कोई ना कोई वजह होती है। अभी हमारा मार साहब इधर देख रहा है तो कोई ना कोई वजह है इसकी। बोल मार साहब क्या वजह है ना? देखो भाई, जब सच्चे दिल से पढ़ाते तो ईश्वर भी साथ देता है उसमें। फिल्मों में डायलॉग भी आता है कि आप यदि ईमानदारी से किसी को चाहोगे तो पूरी कायनात साजिशों पर उतारू हो जाएगी। तो मैं तो ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, ईश्वर ने तुरंत देखो मेहरबानी कर दी। तो मार साहब तुरंत ऐसे देख रहे थे बार बार। तो अभी मार साहब से पूछो तो वजह आएगी इसकी कोई जोरदार वाली, लेकिन हम कोई बात नहीं, मत बताओ, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। नहीं, अब सब सुन लेंगे। देखो भाई, अब आप बताओगे कुछ नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो फिर आपसे पूछें क्यों अच्छा लग रहा है, फिर पूछें किधर देखना अच्छा लग रहा है। अब बाद में बात करेंगे इस बारे में, है ना। ये हम दोनों के बीच की बात है अभी। तो अब आपने कहा कि दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य के पीछे
कोई ना कोई वजह जरूर होती है। आप मास्टर साहब वो इधर देखते हो, वजह है उसकी, है ना। आप मैडम वो इधर नहीं देखते, इसके पीछे भी क्या है, वजह है। तो इसका मतलब है हर कार्य के पीछे कोई ना कोई वजह अवश्य होती है। और यहां पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में यदि अंतःक्रिया हो रही है, इसके पीछे भी वजह है, और उस वजह को कहा जाता है पाठ्यक्रम। क्या कहोगे, पाठ्यक्रम। तो अब आपका वन लाइनर जवाब है कि शिक्षण एक अंतःक्रिया है जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में पाठ्यक्रम के संदर्भ में होती है। यही कारण है कि शिक्षण कराने के लिए 3 तत्वों का होना जरूरी है, और इसी कारण आपने शिक्षण को कह दिया है त्रिमुखी प्रक्रिया। ये जो त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जो 3 तत्व है, इन्हीं को शिक्षण के आधारभूत तत्व या आधारभूत चर भी कहा जाता है। पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट, और तीसरा पाठ्यक्रम। इन बातों को एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग रहेगा आपका शिक्षण। हेडिंग रहेगा आपका शिक्षण, और उसमें सबसे पहले लिखिएगा अवधारणा, लिखिएगा शिक्षण की अवधारणा। और इसमें हम लिखेंगे शिक्षण एक सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। भाई आवाज आ रही है पीछे से जो नहीं आनी चाहिए। शिक्षण एक सतत चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसी लाइन को कंटिन्यू करिएगा। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में पाठ्यक्रम के संदर्भ में अच्छा बड़ा लिखे भाई। ओके मेरे भाई, इसी को जूम कर दे। इसको तो रहने दो, क्या करोगे जूम करके, जो दिख ही गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा। इसको करूं पक्का? अरे वाह मेरे गुरुओं, है ना, आप हो गए मेरे। मैं इसलिए नहीं कर रहा था इसको, ये इमेज फट जाएगी फिर, इसलिए। चलो, अरे अरे रुको रुको, आ जाओ आ जाओ वैज्ञानिकों, आ जाओ। शिक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है जो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य में पाठ्यक्रम के संदर्भ में आयोजित होती है। क्या लिख लिया आप सभी ने ये? अरे वाह, मजा आ गया भाई आज तो, है ना, मजा आ गया आज तो। हाँ ऐसा क्या? अरे वाह यार, आप तो वैज्ञानिक हो इसका मतलब। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, एडम्स के अनुसार शिक्षण एक दो मुखी या द्विमुखी, जिसको कहा आपने, प्रक्रिया है
जिसके दो तत्व शिक्षक एवं शिक्षार्थी है। जिसके दो तत्व शिक्षक एवं शिक्षार्थी है। थर्ड लिखिएगा, जॉन डीवी के अनुसार और इसमें लिखेंगे शिक्षण में तीसरा तत्व समाज जोड़ा वह शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। पहले में दो थे, सेकंड में इन्होंने समाज को जोड़ा और ये हो गई आपकी त्रिमुखी प्रक्रिया। अगला नाम लिखिएगा ब्लूम के अनुसार। अगला नाम है ब्लूम के अनुसार और इसमें हम लिखेंगे शिक्षण के तीसरे तत्व के रूप में पाठ्यक्रम को जोड़ा एवं शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। अगला रहेगा रायवर्न के अनुसार और इसमें लिखेंगे रायवर्न के अनुसार इन्होंने भी शिक्षण में तीसरा तत्व पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को जोड़ा एवं शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। इसका मतलब है द्विमुखी में केवल एडम्स रहेगा और त्रिमुखी में आपके पास बीएस ब्लूम भी है, जॉन डीवी भी है और रायवर्न भी है। बस ये ध्यान रखना है, केवल द्विमुखी में केवल एडम्स है और त्रिमुखी में हमारे पास तीन नाम है। आपका जॉन डीवी भी है, आपके पास बीएस ब्लूम भी है और आपके पास रायवर्न भी है। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग करके लिखिएगा और उसमें लिखिएगा परिभाषाएं। नेक्स्ट लाइन में हेडिंग करके हम लिखेंगे परिभाषा। बैक लेना है क्या भाई? हाँ है ना, बोलना चाहिए। आप मैडम और मास्टर साहब बनने जा रहे हो, अभी आपका पहली क्वालिटी होनी चाहिए, हर कंडीशन में आपको बोलना आना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला तलवार भी लेकर खड़ा हो, तब भी आपको क्या कहना है?
जरूरी ना भी कह सकते हो, क्योंकि तलवार वाले के सामने हाँ कहोगे तब तो लगेगा डर में कह रहे हो आप, लेकिन ना कह रहे हो इसका मतलब आप हिम्मत है आपके अंदर, इसलिए डरना कभी जिंदगी में नहीं है। लिख लिया क्या? यस। अगला जवाब है आपका परिभाषाएं, और परिभाषाएं जो नाम आती है आपकी, यहां कई सारी परिभाषाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और उसमें पहली जो परिभाषा मैं अक्सर लिखवाता हूं वो डेफिनेशन है जिसको आप सभी अच्छे से जानते हो, और वो है मॉरिसन के अनुसार। मॉरिसन ने जो डेफिनेशन दी है बड़ी आसान वाली है, सब जानते हैं इसको। ये व्यक्ति कहता है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम परिपक्व व्यक्ति अधिक परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है, और अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति के विकास की अग्रिम व्यवस्था करता है। कहीं रटने की जरूरत नहीं है। कम परिपक्व का मतलब होता है बालक, और ज्यादा परिपक्व का मतलब होता है टीचर। तो बालक किसके संपर्क में आ रहा है? टीचर के संपर्क में आ रहा है। और बालक के विकास की जो योजना है वो योजना कौन बना रहा है? टीचर बना रहा है। तो यही तो आपने कहा, याद रखना है, कम परिपक्व एवं अधिक परिपक्व, और किसके अनुसार? तो जवाब रहेगा मॉरिसन के अनुसार। कम परिपक्व का मतलब बालक और अधिक परिपक्व का मतलब टीचर। ये आपका जवाब रहा। दूसरा जो यहां पर नाम आएगा उसमें एक व्यक्ति है, एक विद्वान है, और जिसका नाम है B.O. स्मिथ। B.O. स्मिथ। ये जो B.O. स्मिथ का नाम है, इसने दो परिभाषाएं दी है, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या कहा था इसने? तो इसके द्वारा जो डेफिनेशन बताई गई उसमें पहली जो परिभाषा है उसमें यह कहता है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिगम उत्पन्न करती है। केवल एक छोटा सा नाम है। शिक्षण किसे कहोगे? तो जवाब है शिक्षण का अर्थ होता है अधिगम उत्पन्न करना। यदि मैं क्लास में हूं और यदि मैं कह रहा हूं कि मैंने शिक्षण कराया, मैं बाहर जाकर कह रहा हूं कि मैंने आज शिक्षण कराया, तो मैंने शिक्षण तब ही कराया है जब आपने कुछ सीखा है। मैंने केवल तब शिक्षण कराया जब मैं आपको कुछ सिखा पाया। यही जवाब है B.O. स्मिथ के अनुसार। शिक्षण का अर्थ होता है अधिगम उत्पन्न करना। इसने ही दूसरा मीनिंग बताया, और दूसरा मीनिंग क्या कहता है कि शिक्षण का केवल एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य है बालकों में जिज्ञासा या बालकों में उत्सुकता उत्पन्न करना। यदि टीचर पढ़ाते समय अपने क्लास में अपने बच्चों को जागरूक कर पाया, उनमें उत्सुकता उत्पन्न कर पाया, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न कर पाया, तब तो उसने पढ़ाया, अदरवाइज उसने कुछ नहीं पढ़ाया। तो ये तो केवल कह रहा है कम परिपक्व और अधिक परिपक्व, इतना ही ध्यान रखना है। केवल कम परिपक्व और अधिक परिपक्व किसके अनुसार? मॉरिसन के अनुसार। इसके अनुसार केवल दो शब्द है। स्मिथ कह रहा है अधिगम उत्पन्न करना। कोई पूछे B.O. स्मिथ क्या कह रहा है, तो आपका जवाब रहेगा अधिगम उत्पन्न करना, और दूसरा रहेगा उत्सुकता या जिज्ञासा उत्पन्न करना। किसके अनुसार? स्मिथ के अनुसार। यहां पर अगला जो नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये, और वो नाम जो रहेगा वो नाम आपको बताना है डेविस के अनुसार। क्या नाम है भाई? डेविस। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, और इसके नाम से अक्सर काफी लोग अनभिज्ञ रहे हैं, और परीक्षा में नाम आता है ये। कहते हैं कि साहब क्या कहा था डेविस ने? ये डेविस कहता है कि टीचर जब भी क्लास में जाएगा उसे पूर्ण तैयारी करनी चाहिए। ये कहा उन्होंने कि कोई भी टीचर जब भी क्लास में जाएगा उसे अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टीचर की तरक्की में, क्योंकि टीचर की प्रोग्रेस में कोई भी कारक इतनी बड़ी बाधा नहीं है
जितने की शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार दोबारा से। कहते साहब क्या कहा था डेविस ने? डेविस कहता है कि टीचर जब भी क्लास में जाएगा उसे अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टीचर की प्रोग्रेस में, तरक्की में, उन्नति में कोई कारक इतनी बड़ी बाधा नहीं है जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। क्लियर रहेगा ये याद? क्या कहा था इसने? पूरी तैयारी करके क्लास में जाना चाहिए। आपने कहा गुरुजी और भी कुछ है क्या? है ना भाई, एक ऐसा नाम जिसके बिना राजस्थान में परीक्षा ही नहीं होती है। अब तो हो सकती है, अब तो हो सकती है ना, अब तो हो सकती है। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा तो कोई वजह रही होगी। अरे रुको, क्या ख्याल है आपका? इसका जिक्र पेपर में ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसका नाम आपको परीक्षा मिलेगा और 99% ये आंसर भी होगा जहां मिलेगा, जहां पर, क्योंकि प्रायोजना विधि परीक्षा में ना आए ये संभव ही नहीं। क्या ख्याल है भाई आपका? सोच समझ कर जवाब दिया था मैंने आपको। ये क्या कहता है कि शिक्षण किसे कहते हैं? तो इसने केवल ये कहा है कि शिक्षण एवं अधिगम में, शिक्षण एवं अधिगम में वही संबंध है जो किसी वस्तु को खरीदने एवं बेचने में होता है। कहा इसने शिक्षण एवं अधिगम में वही संबंध है जो किसी वस्तु को खरीदने एवं बेचने में होता है, क्योंकि दुकानदार ने कुछ बेचा नहीं या किसी ग्राहक ने कुछ खरीदा नहीं तो दुकानदार ने भी कुछ बेचा नहीं। टीचर की क्लास में बच्चों ने कुछ सीखा नहीं, इसका मतलब टीचर ने कुछ सिखाया ही नहीं। इसलिए इसने शिक्षण और अधिगम का संबंध किसके साथ जोड़ दिया? खरीदने एवं बेचने के साथ में। किसने जोड़ा? किल पैट्रिक ने जोड़ा। यहां एक नाम और है आपका, और वो नाम है NL गेज के अनुसार। NL गेज के अनुसार क्या कहा था NL गेज ने? यह कहता है साहब शिक्षण तो एक पारस्परिक अंतःक्रिया होती है। पारस्परिक अंतःक्रिया, पारस्परिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में कार्य का होना। पारस्परिक एक दूसरे के बीच में, और अंतःक्रिया का मतलब कार्य होना। एक दूसरे के बीच में जो कार्य होता है उसी को कहा जाता है पारस्परिक अंतःक्रिया। तो क्या कहा था NL गेज ने? साहब शिक्षण तो एक पारस्परिक अंतःक्रिया है जिसमें एक दूसरे के व्यवहारिक या एक दूसरे के व्यवहार के विकास का उद्देश्य होता है। मैं रिपीट करूंगा मेरी बात को। शिक्षण एक पारस्परिक अंतःक्रिया है जिसमें एक दूसरे के व्यवहार के विकास का उद्देश्य होता है। पारस्परिक अंतःक्रिया ही तो है। क्लास में टीचर भी एक्टिव होता है और क्लास में स्टूडेंट भी एक्टिव होता है, और जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति एक्टिव होते हैं वहीं पर नाम आता है पारस्परिक अंतःक्रिया। आप ही बताइए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्लास में टीचर का एक्टिव होना भी जरूरी है, तो बालक का एक्टिव होना भी जरूरी है, और जहां दोनों एक्टिव होंगे वहीं पर नाम आएगा पारस्परिक अंतःक्रिया। टीचर बच्चे से प्रभावित होता है और बच्चा टीचर से प्रभावित होता है। टीचर बच्चे से सीखता है और बच्चा टीचर से सीखता है। इसलिए आपने कहा था जिसमें एक दूसरे के व्यवहार के विकास का उद्देश्य होता है। टीचर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है और बच्चा टीचर के व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। इसलिए आपने कहा यह तो पारस्परिक अंतःक्रिया है या पारस्परिक प्रभाव है जिसमें टीचर बच्चे को प्रभावित करता है और बच्चा टीचर को प्रभावित करता है। ये नाम याद रहेंगे आपको,
मैं यहां से बैक बता रहा हूं एक बार दोबारा से, जो याद रखना है, शिक्षण का मतलब है पारस्परिक अंतःक्रिया, बस दैट्स ऑल। किसके अनुसार? दूसरा जवाब दिया किलपैट्रिक, कहते हैं साहब शिक्षण एवं अधिगम में वही संबंध है जो किसी वस्तु को खरीदने एवं बेचने में होता है। किसके अनुसार? अगला जवाब है डेविस, टीचर को क्लास में जाने से पहले अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति में कोई कारक इतनी बड़ी बाधा नहीं है जितनी शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। किसके अनुसार? अगला जवाब है आपका बीओ स्मिथ, अधिगम उत्पन्न करना। क्या था? अधिगम उत्पन्न करना। और अगला जवाब था उत्सुकता या जिज्ञासा उत्पन्न करना। अगला जवाब है मॉरिसन, कम परिपक्व एवं अधिक परिपक्व। भाई नाम याद रहेंगे क्या आपको ये? वेरी गुड। अगला जो हेडिंग है वो परिभाषा लिखिएगा, और उसमें अगला नाम हम लिखेंगे मॉरिसन के अनुसार। अचानक से चूहे के आगे बिल्ली आ जाए तो कई बार चूहा भागता है, और जब उसको सरप्राइज गिफ्ट आता है तो कई बार चूहा आंख बंद कर लेता है अपनी। कभी नोटिस करना आप, कभी भी कई बार चूहा, उसके साथ अचानक से बिल्ली आ गई तो ये तो भाग जाएगा, और ये आप कई बार देखना आप लोग, वो ऐसे बैठ जाएगा ऐसे करके। अब वो ऐसा बैठ के वो योजना नहीं बना रहा है, वो क्या करूं क्या करूं, वो अपनी आंख बंद कर लेता है, और उस बावड़े जीव को ये लगता है कि मैं आंख बंद कर लूंगा ना तो वो मुझे दिखाई नहीं देगी, और वो मुझे दिखाई नहीं देगी इसका मतलब वो चली जाएगी वहां से। ठीक वैसे ही तैयारी से मुख मोड़ने से, है ना भाई, तैयारी से मुख मोड़ने से ऐसा नहीं है कि हमें तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। सानिया मिर्जा को जानते हो ना आप लोग? सानिया मिर्जा, मैं उसका उदाहरण जब भी मुझे मौका मिलता है जरूर देता हूं। जब वो कोर्ट पर जाती थी खेलने के लिए तो लोग उसके ड्रेस सेंस को लेकर कमेंट्स करते थे। उसके धर्म के लोग कहते थे कि भाई ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकते आप, आपको फुल कवर होके कपड़ा पहनना है। अब आप ही बताइए, वो फुल कवर होके कपड़ा पहनती तो क्या टेनिस खेल पाती? क्या वो शायद नहीं खेल पाती वो, और शायद वो नहीं खेल पाती, मेरा ऐसा मानना है। मार साहब वो आपको, हमें तो अच्छी लगती थी, खैर कोई डाउट नहीं उसमें, है ना भाई? आपको भी अच्छी लगती थी, मुझे भी अच्छी लगती थी, लेकिन आपकी हमारी थोड़ी अच्छाई को थोड़ा साइड में करें और मैं मैडमों से पूछूं, मैडम वो हजारों लाखों लड़कियों की प्रेरणा का स्रोत थी वो, तो इनकी तो प्रेरणा का स्रोत थी, आपको हमें क्या लगता था? अच्छा लगता था। वो जब हारती थी तब भी अपने को बढ़िया लगती थी, है ना, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में फैशन का आइकॉन बन गई थी वो, हिंदुस्तान में लड़कियों के फैशन का आइकॉन बन गई थी। नाक में पहनने वाली बालियां गायब हो गई थी, कहते थे कि साहब ये तो आधुनिकता का प्रतीक नहीं है, लेकिन जब उसने अपनी नाक में बालियां पहनना स्टार्ट की तो लड़कियों ने दोबारा बाली पहनना स्टार्ट कर दी थी। सानिया मिर्जा लगती थी वो भी। टेनिस जब खेलती थी उसने यहां पर कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं कौन सी भाषा में था वो, तभी कहते हैं कि ये पत्रकार बंधु होते हैं, रिपोर्टर जो होते हैं, ये वास्तव में खोजी होते हैं भाई, ये जो मर्जी है खोज के निकाल देते हैं। उसकी यूनिफॉर्म पर कुछ लिखा हुआ था जो एक पत्रकार ने ना जाने कहां से पढ़कर, कहां से समझकर उसको हम लोगों को बताया। जानते हो उसमें क्या लिखा हुआ था? सारे लोग उसके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, तो कई रिपोर्टरों ने पूछा कि आपके बारे में लोग गंदा गंदा कमेंट करते हैं, फतवा सतवा ये जारी करते हैं, कभी आज तक आपने कुछ बोला ही नहीं, आपने क्यों नहीं बोला? कि आप बहुत ज्यादा सहनशील हो, कि आपको गुस्सा नहीं आता, कि आपको जवाब देना नहीं आता? उसने लिखा हुआ था यहां पर, हदों में रहने वाले लोग कभी इतिहास लिखा नहीं करते, ये लिखा था उसने। क्या लिखा था?
हदों में रहने वाले लोग कभी इतिहास नहीं लिखा करते। तो यही समय है आपको अपना कर्तव्य दिखाने का, अपनी पढ़ाई को करने का। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।